हेलो मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, मेरा नाम है आकांक्ष छात्री और जैसे कि आप जानते हैं मैं आज ये क्लास 9 आपके हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 इसका फर्दर प्रोसीड करेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन जो कि आपके चैप्टर का सेकंड पार्ट है उसे कवर किया था। उसका रिमेनिंग पार्ट आज मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। तो मैं तो चलता हूँ एक्सरसाइज करने, आपसे मिलता हूँ बाद में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक हल्का आइडिया देता हूँ उससे पिछली वीडियो में मैंने क्या डिस्कस किया था। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका फर्स्ट पार्ट कवर किया था जिसमें मैंने आपको 3 पैरल्स के बारे में बताया था। द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन यानी क्रांति की एक तरह से शुरुआत। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम खत्म कर चुके थे। ऐसा क्यों हुआ था? जैसे कि मैंने आपको इससे जो पिछली वीडियो थी सेकंड वीडियो में बताया था कि जो लुई 16 था उसे अपने राज्य का काम कारोबार चलाने के लिए टैक्सेस बढ़ाने पड़े थे। वो क्यों बढ़ाने पड़े थे वो एक बहुत बड़ा लंबा डिस्कशन है, उसके लिए आप प्लीज़ सेकंड वीडियो देखिए या खुद से पढ़ लीजिए। क्योंकि उन लोनों यानी करों को चुकाने के लिए यानी जो उसने लोन लिए थे उसे अपने एक बजट का बहुत बड़ा हिस्सा देना पड़ रहा था, जिस वजह से उसे अपने का जो राज्य के काम काज चलाने में दिक्कत आ रही थी क्योंकि उसके पास इतना धन नहीं था। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो जो लुई 16 वहाँ का राजा था उसे खुद से यानी जो सम्राट था उसे खुद से टैक्सेस लगाने का मतलब वो नहीं था। क्या नाम? एक सेकेंड उसे टैक्सेस लगाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए उसने 3 स्टेट्स के जो जनरल थे उनके लीडर बुलाए और एक सभा बुलाई। उसे सभा बुलाने की इजाज़त थी। फिर उसमें से फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट थर्ड स्टेट सभी में से मेंबर्स आए। तकरीबन थर्ड स्टेट में जो मेंबर आए थे वो तकरीबन 600 के करीब जो लोग थे वो आए थे। ये आपकी बुक में यहाँ पर गिवन भी है। और 300 के करीब सेकंड स्टेट से आए थे। लेकिन जो प्राचीन राजतंत्र था उसमें ये अधिकार था कि हर एक स्टेट को एक वोट देने का अधिकार है, यानी हर एक स्टेट एक मत दे सकता है। लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग थे वे चाहते थे कि हर एक स्टेट का एक मेंबर अपना एक वोट दे। लेकिन जो लुई 16 वहाँ का शासक उस बात को उसने नहीं माना और थर्ड स्टेट के लोगों ने विद्रोह अपना दिखाना शुरू कर दिया। अब उसके क्या होता है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने हर जगह आपका इसका लिंक दिया हुआ है। मैंने एक लाइन अच्छे से कवर की है। अब बस आप इतना कीजिए कि आप एक एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए और अपने साथ एक पेंसिल ले लीजिए। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे उसको मार्क करते चलना है, ठीक है? चलिए देखते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट viewed themselves as spokesman for the whole French nation। स्पोक्समैन कौन होते हैं? स्पोक्समैन होते हैं प्रवक्ता, जो रिप्रेजेंटेटिव थे यानी प्रतिनिधि थे तीसरे स्टेट के, यानी जिसमें बिजनेसमैन और लैंडलेस लेबरर्स आते थे। वो अपने आप को पूरे फ्रेंच राष्ट्र का एक प्रवक्ता मानते थे। ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वार्सलीज। अब क्या होता है? अब 20 जून को जो वे लोग थे वो वार्सलीज के एक इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होते हैं, उसके हॉल में। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ a national assembly and swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch। अब क्या होता है? अब वे अपने आप को एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं, यानी एक राष्ट्रीय संस्था अपने आप खुद को डिक्लेयर कर देते हैं। एंड स्वेयर नॉट टू डिस्पर्स, और शपथ लेते हैं नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्च। यानी कि वे शपथ ले लेते हैं तब तक जब तक जो वहाँ का राजा था वो अपने शक्तियों को अपने लिमिट में नहीं कर लेता, क्योंकि जो वहाँ का राजा था वो अपने निरंकुश शक्ति यानी उसके पास जैसा चाहे वो अपनी शक्तियों को इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन उन्होंने अपने आप को एक नेशनल असेंबली घोषित किया और उन्होंने शपथ ली कि जब तक राजा अपने आप की शक्तियों को लिमिट में नहीं बांध लेता तब तक हम इस असेंबली को छोड़कर नहीं जाएंगे। अब उसके बाद क्या होता है चलिए देखते हैं। दे वर लेड बाय, एक सेकंड, मैंने कुछ छोड़ दिया क्या? नहीं सही है। दे वर लेड बाय मिराबियो एंड अबेसेई। एक सेकंड। अब उनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? उनका नेतृत्व 2 लोग कर रहे थे। जो पहला था वो मिराबियो था और दूसरा अबेसेई था। मिराबियो was born in a noble family but was convinced of the need to do away with a society of feudal privileges। जो ये मिराबियो था ये थर्ड स्टेट नहीं बल्कि सेकंड
जो हमारी स्टेट थी यानी रियासत थी उसमें जन्मा था, यानी एक नोबल फैमिली का एक मेंबर था। ये थर्ड स्टेट का मेंबर नहीं था, यानी थर्ड रियासत का मेंबर नहीं था। ये आप अच्छे से यहाँ पर पॉइंट नोट कर ले। बट वॉज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फीडल प्रिविलेजेस, लेकिन वो इस बात से सहमत था कि थर्ड स्टेट जो फीडल प्रिविलेजेस है, जो उन सोसाइटी को सामंती विशेष अधिकार प्राप्त थे, वो उनके खिलाफ था। यानी वो नहीं चाहता था कि इन्हें हमें ऐसे अधिकार होने चाहिए, इसलिए वो थर्ड स्टेट के जो लोग थे उनके साथ जाकर मिल गया था। He brought out a journal and delivered powerful speeches to the crowd assembled at Versailles. अब वह उसने एक पत्रिका निकाली और उसने एक बहुत जोरदार भाषण दिया, जो वार्सलीज में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, यानी उनका नेतृत्व कर रहा था उन्हें, तो उन्होंने भाषण जोर जोर से दिया क्योंकि उनके सभी का नेतृत्व कर रहा था, यानी कुछ समझा रहा था। चलिए अब आगे देखते हैं। अबे से ओरिजिनली ए प्रीस्ट wrote an influential pamphlet called What is the Third State। एक मार्क का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज द जो थर्ड स्टेट नामक की एक पत्रिका है किसने लिखी है? अबे ने लिखी थी। अबे जो थे वो एक पादरी थे, यानी कि प्रीस्ट थे, यानी ये कैलर्जी वाले ग्रुप से आते थे। जो हमारे पादरी होते हैं वो कैलर्जी वाले होते हैं। जो आप ये पॉइंट इंपोर्टेंट नोट करिए कि जो अबे थे वे तो हमारे फर्स्ट स्टेट से आते थे। जो हमारे अबे हैं ये फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करते थे, और जो हमारे मिरबी है ये नोबल फैमिली से आते थे, यानी ये सेकंड स्टेट से आते थे। रोड एंड इन्फ्लुएंशियल एक प्रभावशाली पैम्फलेट, यानी एक तरह से प्रचार पुस्तिका इन्होंने लिखी थी जिसका नाम इन्होंने दिया था व्हाट इज द थर्ड स्टेट। एक मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसे पैरों को अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। एक सेकेंड। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, जब नेशनल असेंबली थी यानी कि राष्ट्रीय संस्था थी, जब वो बिजी थी वर्सेलिस ड्राफ्टिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन एक संविधान को निर्धारित करने में, जब वह बिजी थी, द रेस्ट ऑफ फ्रांस सीथ्ड विद टर्मोइल। अब इसका क्या मतलब है? एक सेकेंड, ये क्या आ गया, एक मिनट। द रेस्ट ऑफ फ्रांस हम कहाँ पे थे? यहाँ पे थे ना। एक सेकेंड। द रेस्ट ऑफ फ्रांस सीथ्ड विद टर्मोइल। जब वर्सेलिस की जो नेशनल असेंबली थी वो कॉन्स्टिट्यूशन को निर्धारित कर रही थी, यानी उसे बनाने में व्यस्त थी, तभी उस समय जो पूरे फ्रांस में एक तरह से गुस्से का माहौल था। एक तरह से वहाँ आंदोलन बहुत बुरी तरह बढ़ गया था। ए सेवर विंटर हैड मीन्ट ए बैड हार्वेस्ट द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कड़ाके की ठंड के चलते वहाँ की जो हार्वेस्ट थी वो पूरी तरह बर्बाद हो गई थी, और द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज। और जो वहाँ पर खाने पीने की जो ज़रूरतें सामान थे उनके दाम बढ़ते चले गए थे। ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो वहाँ की कड़ाके की ठंडी के करते ओले जो वहाँ पर गिर रहे थे उसकी वजह से जो फसल थी वो पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लो क्वीज एट द बेकरी, क्राउड ऑफ एंग्री वीमेन वॉर्म्ड इनटू द शॉप्स। बहुत देर के इंतजार के बाद, यानी लंबे घंटे इंतजार करने के बाद, बेकरी में जो क्राउड था, गुस्सैल औरतों के जो वहाँ पर गुस्साए लोग थे, वो क्राउड बेकरी में उन्होंने धावा बोल दिया और स्टॉर्म द शॉप्स, और दुकानें को तोड़ दिया, यानी तहस नहस कर दिया वहाँ का सारा सामान। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इन टू पेरिस। अगर आपकी याद हो तो मैंने अपनी वेरी फर्स्ट वीडियो में जो चैप्टर की फर्स्ट वीडियो थी, ये पार्ट वहाँ से लिंक है। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इन टू द पेरिस ऑन 14 जुलाई दैट एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बास्टिल। मैंने आपको कहा था कि ये जो हमारे स्टार्टिंग के चैप्टर की डेट थी वो कौन सी थी? 14 जुलाई 1789, ये हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग डेट थी। मैंने आपको उसको याद करने का तरीका भी बताया था कि 7, 8, 9 लिखना है फिर 1। मैंने जैसे कि आपने अगर मेरी फर्स्ट वीडियो देखी इसमें आपको पता होगा कि 14 जुलाई 1789 को जो पेरिस था उसमें आतंक का माहौल था। ये वही लाइन है, इससे पहले की कहानी जो भी थी ये सब हमने पढ़ ली है। यानी ये आतंक का माहौल क्यों था? ये इस वजह से था क्योंकि वहाँ की जो फसल थी नष्ट हो गई थी, और जमाखोरों की वजह से उन्होंने जो राशन पानी का सामान था उन्होंने एकत्रित कर लिया था, जिस वजह से जो गरीब लोग थे उन्हें खाने का नहीं मिलता था, तो उन्होंने खाने की तलाश में जो वहाँ की शॉप्स है उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया था, यानी उसमें उन्होंने एक तरह से धावा बोल दिया। तो गुस्से का माहौल इस वजह से था वहाँ से, क्योंकि वहाँ टैक्स बढ़ रहे थे। तो ये सारी कहानी है जो अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो करो तो आपके बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बास्टिल। ये भी वही है कि वो क्राउड इकट्ठा होता है, वो बास्टिल को एक तरह से पूरी तरह बास्टिल शहर में अफरा तफरी में सब कुछ तोड़ तहस नहस कर देता है।
आपको मैं दिखाई देता हूँ। चलिए आपको, आप इस चैप्टर का सबसे पहला पेज खोलिए आप। हमारा जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है, 7-8 मिनट की मेरी वैसे पहले भी वीडियो है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, मैंने उसमें अच्छे से बताया हुआ है। देखिए, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन स्टेट ऑफ अलार्म। ये वही बात है कि जो पेरिस शहर था उसमें आतंक का माहौल था, और द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। और ट्रूप्स का मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक तरह से सैन्य दल, यानी एक सैनिकों की एक टुकड़ी। जो वहाँ का राजा था उसने एक सैनिकों की टुकड़ी को शहर में जाने के लिए आदेश दिया था, क्योंकि अब हमने पूरा पढ़ लिया, अब हमारे समझ में आया है, जो क्योंकि जो वहाँ के लोग थे उन्होंने वहाँ की दुकानों को, राशन पानी की दुकानों को तोड़ना शुरू कर दिया था। इसलिए जो वहाँ का राजा था उसने जो शहर में एक सैन्य दलों की टुकड़ी भेजी थी। लेकिन अफवाह ये फैलने लगी थी कि जो सैनिक है वो वहाँ के नागरिकों पर गोली चला देंगे। अब ये वहाँ से लिंक्ड है। देखिए, अगर आप भूले नहीं है तो आपको बिल्कुल सारा चैप्टर क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर आप चाहे तो मेरी वो 7-8 मिनट की वीडियोस अभी भी रिवाइज कर सकते हैं, आपको बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये चैप्टर। तो हम कहाँ पे थे, चलिए आगे देखते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया ना, ठीक है। In the countryside, rumors spread from village to village that the lords of the manor had hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crops. अब जो देहाती क्षेत्र थे उसमें एक अफवाह फैलने लगी गांव से गांव में कि दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैनर्स। लॉर्ड्स का क्या मतलब होता है? लॉर्ड्स का मतलब होता है जागीरदार एक तरह से। हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स, की जो जागीरदारों ने एक लुटेरों का एक समूह को हायर किया, यानी उन्होंने एक लुटेरों का समूह खरीद लिया एक तरह से। हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप रोज, जो कि रास्ते मतलब उनके जो क्रॉप्स हैं उन्हें बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं। अब अफवाह फैलने लगी थी कि जो वहाँ का लॉर्ड था, यानी एक तरह से बड़े जो रईस लोग होते हैं जागीरदार, उन्होंने एक तरह से ब्रिगेंड्स कौन होते हैं? ब्रिगेंड्स होते हैं लुटेरे, यानी एक लुटेरे का समूह हायर कर लिया है जो कि उनकी फसलें बर्बाद करने के लिए आ रहा है। बहुत सारी अफवाह फैलने लगी थी, जैसे हमने ऊपर भी अभी देखा। Caught in a frenzy of fear, peasants in the several districts seized whose and folks and attacked चेतोक्स। अब इसी डर के चलते जो वहाँ के किसान थे, जो पीजेंट्स थे, इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट सीज होज एंड पिच फोक्स एंड अटैक चितोकोस। अब इसका क्या मतलब है? जो आपकी बुक में दिया हुआ भी है चितोकोस, एक मिनट ही क्या आ जाता है बार बार, एक सेकेंड। हाँ चलिए देखते हैं। कॉट इन फ्रेंजी फियर का मतलब होता है एक तरह से इसी गुस्से के कारण जो उन्हें लग रहा था कि उनकी फसलें बर्बाद करने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, इस गुस्से के चलते कारण जो किसान थे उन्होंने आसपास के डिस्ट्रिक्ट में, शहरों में, एक तरह से जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे थे लोगों पर, उन पर भी आक्रमण करना शुरू कर दिया। दे लूटेड, होर्डेड गेन एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मैनोरियल ड्यूड्स। उन्होंने जो अनाज के फसलों पर उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे उन्हें जला दिया, रिकॉर्ड ऑफ मैनोरियल ड्यूड्स, यानी जो एक तरह से लगान संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स थे ना उन्होंने चला दिया था पूरी तरह से। A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to neighboring countries. तकरीबन बहुत सारे लोग जो नोबल्स थे उन्हें अपने घर छोड़ने पड़े, और many of them migrating to neighboring countries, और उन्हें अपना देश छोड़कर भी वहाँ से भागना पड़ा। कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें अपने घर छोड़ने पड़े, और कुछ लोगों को तो अपना देश भी छोड़ना पड़ गया। Faced with the power of his revolting subjects, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and expected the principle that this। अब इसी समस्या को देखते हुए कि इन गरीब लोगों का विद्रोह देखते हुए जो लुई 16 था उसने फाइनली नेशनल असेंबली, उन्होंने जो थर्ड स्टेट के लोग थे अपने आप को एक नेशनल असेंबली घोषित करना चाहते थे, तो इस बात को जो वो लुई 16 वहाँ का राजा था उसने मान लिया था। एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट दिस पावर वुड फ्रॉम नाउ ऑन बी चेक्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। और उसने ये भी मान लिया था कि वो अपने जो शक्तियाँ हैं उन्हें अपने लिमिट में रख कर यूज़ करेगा, क्योंकि वो पहले अपने मनचाहे तरीके से नहीं यूज़ कर सकता था। इसलिए थर्ड स्टेट की मांग थी कि जो राजा की शक्तियाँ है उस पर अंकुश लगे, यानी वो अपनी लिमिट में यूज़ करे। तो उसने इन दोनों बातों को जो थर्ड स्टेट के लोग मांग कर रहे थे उन दोनों को मांग लिया था, क्योंकि दंगा लोगों ने बहुत ज़्यादा भड़का दिया था जो लुई 16 के कब्जे से बाहर जा चुका था। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, देखिए ये जुलाई के बाद का कहानी है। द असेंबली पास्ड ए डिग्री एबोलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। अब इसका क्या मतलब है? एक सेकेंड। इसका मतलब है 4 अगस्त को, एक सेकेंड, हाँ 4 अगस्त को 1789 द असेंबली पास्ड डिग्री एबोलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम। असेंबली यानी एक सभा ने एक ऐसा लॉ पास किया जिसमें उन्होंने जो सामंती कर, जो कर्तव्य, जो लगान वसूलते थे उसे उसने पारित कर दिया कि आपसे ऐसा नहीं होगा, यानी टैक्सेस विशेष अधिकारों के उस पर नहीं लिए जाएंगे। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। जो
कैलर्जी ग्रुप के जो मेंबर थे उन्हें अपने जो जन्म से उन्हें अधिकार प्राप्त थे उन्हें भी छोड़ना पड़ा। उसके बाद क्या होता है देखते हैं, एक सेकेंड। टिथेज वर एबोलिश्ड एंड लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वर कॉन्फिस्केटेड। टिथेज जो मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया था कि टिथेज एक तरह से धार्मिक चर्च है जो कि चर्च किसानों से वसूलता था। ये आपके 1 मार्क का क्वेश्चन जरूर यहाँ से आएगा कि टिथे और टेले होता क्या है। जो धार्मिक कर था एबोलिश एंड लैंड्स ओन बाय द चर्च वर कॉन्फिस्केटेड, जो टिथे उसे बिल्कुल बर्खास्त कर दिया, यानी आपसे कोई चर्च किसी किसानों से कर नहीं वसूलेगा, यानी धार्मिक कर। एंड द लैंड ओन्ड बाय चर्च वर कॉन्फिस्केटेड, जो तकरीबन जो हमने पहले पढ़ा था, अगर आपको याद नहीं है मैं बता देता हूँ, जो 60% जो लैंड थी टोटल पॉपुलेशन की, तकरीबन 60% लैंड जो ओन करते थे वो ये चर्च के लोग करते थे, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो भी देखी है। यानी तकरीबन 60% जो लैंड थी उसे भी उन्होंने कॉन्फिस्केट यानी जब्त कर ली गई थी वहाँ के सम्राट के द्वारा। एज ए रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट वर्थ एट लीस्ट 2 बिलियन लीवर्स। इसके चलते जो गवर्नमेंट थी वहाँ से उसने 2 अरब लीवर का तकरीबन संपत्ति उसने जब्त की। ऐसा क्यों किया गया था? ऐसा उसने अपना जो लोन था उसे चुकाने के लिए किया गया था। जो कि हमने इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले एक क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छा पूछा गया था, जो मैंने कहा था आप उसको सोचिए, हम पढ़ेंगे। देखिए, हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस। इसका मतलब है लुई 16 had to increase taxes for reason you have learned in the previous section। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लुई 16 जो था वहाँ से इन टैक्सेस बढ़ाने पड़े थे, लेकिन इसने हमसे क्वेश्चन किया था कि आपको क्या लगता है कि ऐसा कैसे हो पाया होगा, यानी टैक्सेस बढ़ाकर वो अपने जो लगान है जो उस पर कर था उसे कैसे चुका पाया होगा। वो इस तरीके से पूरा चुका पाया होगा क्योंकि जो हमने पूरा पढ़ा है अपने दोनों वीडियोज़ में। तो उसने ऐसा करके जो चर्च विशेष अधिकार थे जो चर्च को उन सब पर पाबंदियाँ लगाकर उसने तकरीबन 2 अरब लीवर्स का जो संपत्ति जब्त की थी, जो कि इसने कर को चुकाने में यानी टैक्स को चुकाने में लगाई। लीवर्स वहाँ की करेंसी होती है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो हमारा अब इस चैप्टर का सेकंड पार्ट भी ख़त्म हो चुका है। मैं इस चैप्टर का फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों कवर कर चुका हूँ। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। बाकी की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल थोड़ी सी भी अगर हेल्पफुल लगी है तो अपने इसको फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करते रहिए। मैं मिलता हूँ आपको उसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।